कभी कभी हादसे इंसान को नहीं उसकी रूह को बदल देते हैं। मेरे भाई राहुल का एक्सीडेंट एक सोमवार की रात को हुआ था। ठीक 11:29 पर बारिश जोरों से हो रही थी। मैंने ही कॉल करके कहा था, भाई वापस आ जा, रात बहुत हो गई है। लेकिन उसका जवाब आज भी मेरे कानों में गूंजता है, मैं अकेला नहीं हूं। मैंने समझा कोई दोस्त साथ होगा, पर वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उस रात उसकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई थी। सर पर गहरी चोट लगी थी, पर डॉक्टरों ने कहा चमत्कार है कि ये जिंदा है। लेकिन जो लौटा वो मेरा भाई नहीं था। कमरे में घुसते ही उसने मां को घूरा जैसे पहचान नहीं रहा हो। फिर मुझसे कहा, तेरे कमरे की अलमारी में तीसरी शेल्फ पर जो लाल डायरी है वो मत खोलना। मैंने सन्न रहकर देखा। उस डायरी का किसी को पता नहीं था। रातें डरावनी होने लगीं। वो घंटों छत की फाड़ देखता रहता। कभी कभी दीवार पर उंगलियों से कुछ लकीरें बनाता जो सुबह तक खुद ब खुद मिट जाती थीं। एक रात मैंने उसे चुपके से देखा। वो आईने के सामने बैठा था और खुद से बात कर रहा था। नहीं, उसे नहीं ले जा सकते, वो मेरा भाई है। फिर अचानक आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा स्थिर था। मैंने झट से कमरे की बत्तियां जलाई। वो चुपचाप खड़ा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। सोमवार फिर आया, ठीक 11:59 पर। घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। राहुल मेरा दरवाजा पीटने लगा। डायरी खोल ली क्या? अब तुमने उसे बुला लिया है। दरवाजा खुला, वो नहीं था। सिर्फ जमीन पर गीले पांवों के निशान थे जो मेरे कमरे तक आते थे और वहीं रुक जाते थे। अगली सुबह मां ने बताया, राहुल तो रात 9 बजे ही मर गया था। हॉस्पिटल से कॉल आया था। मैं बस एक ही बात सोचता रह गया। तो फिर रात 11:29 पर वो कौन था? हर सोमवार रात 11:29 पर मेरे कमरे की तीसरी शेल्फ पर रखी डायरी खुद ब खुद खुल जाती है और एक ही पंक्ति दोहराती है, मैं अकेला नहीं हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि उस डायरी को जला दूं, फेंक दूं, पानी में बहा दूं, लेकिन हर बार वो डायरी किसी न किसी तरह मेरी तीसरी शेल्फ पर वापस आ जाती थी, जैसे कोई उसे वहीं देखना चाहता था। अगले सोमवार की रात मैंने तय कर लिया, आज सब कुछ खत्म करूंगा। 11:50 पर पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी, मोबाइल स्विच ऑफ। मां को दवा दे दी थी, गहरी नींद में थी। मैंने खुद को कमरे में बंद किया और डायरी को अपने सामने टेबल पर रख दिया। आरएसओ आर्टिसाइडी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया, जबकि खिड़की बंद थी। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे, तेजी से। फिर एक पन्ने पर रुक गए। उस पर लिखा था, अब तू तैयार है मुझे देखने के लिए, मुझे समझने के लिए। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं, फर्श पर दरारें बनने लगीं और उस दरारों से एक साया निकला, काला, लंबा। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसे एक्सीडेंट के बाद राहुल की हो गई थी। वो बोला, मुझे इस शरीर से निकाल दिया गया, फिर अब तेरे पास आ गया हूं। मैं कांप गया। वो मेरी ओर बढ़ा और मेरी छाती पर हाथ रखा। ठंड, इतनी ठंड जैसे मेरी रूह तक जम गई हो। वो फुसफुसाया, अगर डायरी न खोली होती तो तू बच जाता। अब हर सोमवार तेरी बारी है। कोई और तुझसे पूछेगा, मैं अकेला नहीं हूं। क्या तू सुन पा रहा है? सुबह मेरी मां ने दरवाजा खटखटाया। खोला से कमरा खाली था, बस फर्श पर लाल स्याही में एक पंक्ति लिखी थी, अब वो अकेला नहीं है। और तीसरी शेल्फ पर वही डायरी, इस बार किसी और के नाम से शुरू हो रही थी। अगले सोमवार वो तुम्हारे दरवाजे पर होगा। पिछले सोमवार के बाद से मेरा कोई अता पता नहीं है। मां पागल हो गई हैं, लोग कहते हैं मैं भाग गया, लेकिन सच ये है मैं अब उसके साथ हूं। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब कहानी है अंशुल की। वो मेरी कॉलोनी में नया आया था, किताबों और सन्नाटे का दीवाना। उसने मेरी पुरानी रूम में रहना शुरू किया। पहली रात ही उसने एक नोटबुक पाई, अलमारी की तीसरी शेल्फ पर, लाल रंग की। उसी स्याही में लिखा था, हर सोमवार रात 11:29 पर वो तुझे बुलाएगा, जवाब मत देना। अंशुल ने सोचा किसी ने डराने के लिए लिखा होगा, पर उस रात सोमवार 11:59 PM अंशुल ने अचानक दरवाजे पर 3 ठोकें सुनी। ठक ठक ठक। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पांवों के निशान थे, कि ठीक जैसे कोई बाहर बारिश में भीगा हो। तभी कमरे की लाइट फड़फड़ाने लगी। आईने में धुंधलापन था, लेकिन उसमें जो दिख रहा था वो अंशुल नहीं था, वो मैं था। लेकिन मेरी आंखें अब वैसी नहीं थीं, वो बिल्कुल वैसी थीं जैसी राहुल की उस रात थीं।
मैंने आईने से झांक कर कहा, अंशुल, अब तेरी बारी है। अंशुल कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। डायरी का अगला पन्ना खुला था। इस बार लिखा था, अगर तुमने उसे देख लिया तो अब तुम बच नहीं सकते। अंशुल ने दीवारों पर हाथ मारा, बत्ती बंद की, खिड़की जड़ी, लेकिन वो कमरे में आ चुका था। अगली सुबह मां फिर से वही रूम साफ करने आई। कमरे में अंशुल नहीं था, पर तीसरी शेल्फ पर एक नई डायरी रखी थी। इस बार नीले कवर में पहला पन्ना खुला था। अंशुल अब अकेला नहीं है, और अब ये डायरी उस इंसान के पास जाएगी जो ये कहानी पढ़ रहा है। सोमवार को रात 11:29 पर अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो याद रखना वो तुम्हारे पास है। क्या आप अगला सोमवार अकेले रह पाएंगे? तो इस बार कहानी है रिया की। वो एक जिद्दी, तेज दिमाग वाली लड़की थी। जिन बातों से लोग डरते हैं वो उन्हें समझने की कोशिश करती थी। उसे यकीन था कोई साया नहीं होता, डर इंसान का बनाया हुआ भ्रम है। पर उसने उस दिन एक गलती कर दी। रिया ने उस कमरे को किराए पर लिया। हाँ, वही कमरा जहां राहुल और अंशुल रह चुके थे। मकान मालकिन ने कहा, बेटिया, तीसरी शेल्फ की डायरी मत पढ़ना। रिया मुस्कुराई, डायरी ही तो है, कोई जिन्न थोड़ी है। रात को सामान जमाते जमाते उसे वही डायरी मिली। इस बार वो काले रंग की थी। मखमली कवर पर खून से उभरा हुआ एक नाम लिखा था, कृष्णा। रिया को याद आया, उसके बचपन का एक दोस्त इसी नाम का था जो 7 साल पहले गायब हो गया था। उस रात सोमवार था, 8:58 PM। रिया बिस्तर पर बैठी डायरी के पन्ने पलट रही थी। सब कुछ बेहद शांत था। 11:59 PM। घड़ी ने जैसे सांसें रोक लिया। फिर डायरी का एक पन्ना अपने आप खुला। उस पर खून से लिखा था, रिया, तुझे याद है तूने कहा था कि मैं डरपोक हूं, अब चल मेरी जगह संभाल। अगले ही पल लाइट बंद। कमरे में ठंडी हवा, इतनी ठंडी कि सांसें धुंधली हो गईं। दरवाजा अपने आप बंद हुआ और आईने में एक चेहरा दिखा। वो कृष्णा था। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे आईने से बाहर आ रहा था। रिया चीखी, ये सपना है, ये सपना है। कृष्णा बोला, डर को भ्रम समझने की कीमत बहुत भारी होती है। अगली सुबह मकान मालकिन ने कमरे का दरवाजा खोला। बत्ती जली नहीं, कोई नहीं मिला। सिर्फ अलमारी की तीसरी शेल्फ पर रखी थी एक नई डायरी। इस बार बिना किसी रंग के, सिर्फ पारदर्शी पन्ने। जब सूरज की रोशनी पड़ी तो उसमें सिर्फ एक लाइन चमकी, अब रिया भी अकेली नहीं है। कहानी अब खून से नहीं, आत्माओं से लिखी जा रही है। हर सोमवार एक नई डायरी बनती है। हर बार कोई नया नाम जुड़ता है और अगली डायरी शायद तुम्हारे नाम की हो। अगला भाग। इसमें एक खोजी पत्रकार इस कमरे की कहानी को उजागर करने की कोशिश करता है और उसे मिलती है एक पुरानी VHS टेप जिसमें पहली आत्मा की सच्चाई कैद है।